दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। बागियों भारतीय जनता पार्टी का बागियों पर बड़ा बयान। कांग्रेस के बागियों को गले लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया खुलासा। उन्होंने कहा कि बागियों ने भाजपा का साथ दिया, अब भाजपा बागियों को मान सम्मान देगी। आज नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण या बड़े खुलासे उन्होंने किए। उन्होंने सबसे पहले बागियों पर खुलासा किया कि इन बागियों ने हिमाचल प्रदेश में चुनावों के दौरान सरेआम कांग्रेस के एजेंट को दिखाया, अपना वोट दिखाया, भाजपा का साथ दिया। जयराम ठाकुर ने कहा ये साथ बागियों ने इसलिए दिया क्योंकि अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी पर इन कांग्रेस के विधायकों का विश्वास उठ गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर ना मंत्रियों का भरोसा, ना विधायकों का, ना कार्यकर्ताओं का, ना जनता का। उन्होंने कहा इस बात का प्रमाण है कि जब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान जब मतदान किया गया तो विधायकों ने, जिन 6 विधायकों ने, कांग्रेस के बागी विधायकों ने कांग्रेस की खिलाफत की, उन्होंने ना केवल गोपनीय तरीके से वोट डाला बल्कि वहां पर मौजूद कांग्रेस के एजेंट को दिखाया कि हम सरकार से नाराज हैं, सरकार से नाराजगी है, इसके चलते हम कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रत्याशी को हम वोट नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार के प्रति कितनी निराशा, कितना उदासीन रवैया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन बागियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो इन्हें मान सम्मान देना भी हमारा पूरा फर्ज बनता है, लिहाजा ये पूरा मामला केंद्रीय हाईकमान के पास विचाराधीन है और जल्द इस पर फैसला होगा। जयराम ठाकुर ने साफ संकेत दिया कि अब मझधार में इन बागियों को हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया है, इस फैसले को लेकर केंद्रीय हाईकमान पूरी तरह से विचार विमर्श कर रहा है और उन्होंने कहा कि खासकर जो भाजपा का लीगल सेल है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको एग्जामिन करने में जुटे हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान इस पर अपना स्टैंड क्लियर करेगा। उन्होंने कुछ और बड़ी बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के कुछ एक अधिकारी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को पहले भी कहा गया है कि आप सीमा में रहें, कानून के दायरे में काम करें, राज्य सरकार और प्रदेश के लिए काम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हमारे जो बिल्कुल जिनकी हमारे पास सूचना है, इक्का दुक्का अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के भविष्य के साथ अपना भविष्य न जोड़ें ये अधिकारी। यहाँ पर जयराम ठाकुर ने साफ चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा 1500 रुपए मिलने का चुनावी स्टंट फिर कांग्रेस ने शुरू कर दिया। पहले विधानसभा चुनावों के दौरान बाकायदा महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए, अब लोकसभा चुनावों के आते ही फिर फॉर्म भरवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर बजट को पारित किया गया, वरना बजट पारित नहीं हो सकता था। हेल्थ कट मोशन के दौरान वोटिंग मांगी गई, डिवीजन मांगा गया, लेकिन वोटिंग नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार से हर कोई नाराज है, विधायकों ने इसलिए दिखाकर वोट डाला था। मंत्री रोते हुए कैबिनेट से बाहर निकल रहे हैं। पहले कैबिनेट होती नहीं थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो रोजाना कैबिनेट हुई गई, कैबिनेट बैठकें बुलाई गई। उन्होंने कहा कि जो कभी चुनाव नहीं जीते, जो कभी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अब उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं और वही सरकार चला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी होर्डिंग नहीं हटे, लेकिन भगवान राम की फोटो हटाई जा रही है, भगवान राम के अयोध्या के मंदिर वाले होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कुछ और बातें की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाजपा 2 सीटों पर जल्द घोषणा कर देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में किसी सिटिंग विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा। जयराम ठाकुर से जब यह सवाल पूछा गया
गया क्या मंडी से वह भी प्रत्याशी है? तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में संभवतः ये स्पष्ट हो रहा है कि ना भाजपा टिकट देगी, और उन्होंने ये कहा कि इन परिस्थितियों में शायद कांग्रेस भी किसी सिटिंग विधायक को टिकट ना दे। मीडिया ने उनसे ये भी पूछा क्या कांग्रेस के किसी नाराज नेता को मंडी से टिकट दिया जा सकता है? उस पर जयराम ठाकुर ने कहा ये तमाम केंद्रीय हाईकमान के पास मसले हैं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जल्द ही कांगड़ा और मंडी के टिकट पर फैसला कर दिया जाएगा। इसके टिकट आवंटन को लेकर जल्द दिल्ली फैसला कर देगी। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी टिकटों पर मंथन किया। लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों को लेकर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। हिमाचल के नेताओं ने प्रत्याशियों का बाकायदा पैनल बनाया। इस पैनल को दिया, इसमें तीन नाम सुझाए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में ये पैनल दिया गया। अब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के किस कैंडिडेट पर अंतिम मोहर लगवाई जाए। सर्वे की रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई है, इसे आधार बनाया जाएगा। कल शाम को राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह की बैठक हुई। उसमें संगठन के बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। संगठन में नई नियुक्तियों की तैयारियां चल रही हैं। इसी सप्ताह चुनावी कार्यक्रम भी सौंप दिया जाएगा। मंत्री विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी देने के लिए दिल्ली में तय हुआ है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि संभवतः प्रतिभा सिंह चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वह ऐसी पेशकश केंद्रीय हाईकमान के समक्ष कर सकती हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, अगर प्रतिभा सिंह नहीं तो क्या मंडी से कांग्रेस का नया चेहरा होगा? क्योंकि कौल सिंह ठाकुर जिस प्रकार से कद्दावर नेता, उनका बार बार नाम वहां से आता है, या अगर कौल सिंह भी नहीं तो क्या कोई दूसरा चेहरा कौन होगा? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की जिस प्रकार से पहले अटकलें लगती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में कांग्रेस नहीं झोंकेगी, किसी सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं देगी। अब ये मंडी को लेकर कांग्रेस के लिए भी बड़ा रहस्य भाजपा के लिए भी है। क्या भाजपा वहां पर गोविंद सिंह ठाकुर या फिर बिहारी लाल या फिर अजय राणा या कंगना रनावत, क्योंकि कंगना रनौत का एक बार फिर नाम अचानक सामने आया कि कंगना रनौत को चुनावी रण में उतारा जा सकता है। भाजपा ने महिलाओं की बात की थी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास मंडी और कांगड़ा दोनों जगह से सक्षम प्रत्याशी हैं, लोकल वर्कर्स हैं, यानी कि जीत की दमखम रखने वाले कैंडिडेट हैं, और उन्हें जिस टिकट केंद्रीय हाईकमान देगा। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, अगर वाकई ही प्रतिभा सिंह, हालांकि ये चर्चा है इस विषय को लेकर, प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट रूप से ना मीडिया में कहा ना कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन इतनी सूत्रों के अनुसार खबर जरूर है कि प्रतिभा सिंह चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर प्रतिभा सिंह वाकई चुनाव मंडी से नहीं लड़ती हैं तो फिर काफी रोचक हो जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस क्या नए चेहरे उतारती है, तो नए चेहरे कौन होंगी? क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला था, उपचुनाव था, प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार थी, लेकिन जीत प्रतिभा सिंह की हुई, कांग्रेस की हुई। उपचुनाव का वही मोमेंटम था जब प्रतिभा सिंह वहां से जीत कर आई, विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, वहीं से जनरल इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनावों की जीत की पटकथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लिखी थी। लेकिन इस बार चूंकि देखा जाए तो प्रतिभा सिंह पिछला उपचुनाव जीती हैं, इस बार कैंडिडेट नहीं बनती है, तो काफी रोचक हो जाएगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों का चेहरा कौन होते हैं। अगर कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा को लेकर फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है वहां से, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के वहां से पहले त्रिलोकपुर का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि दिल्ली से इस प्रकार की डायरेक्शन है कि त्रिलोकपुर के अलावा कोई दूसरे विकल्प देखिए। फिर राजीव शर्मा का नाम वहां से सुझाया गया था कि वे एक अच्छे राजीव भारद्वाज एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर राजीव भारद्वाज भी नहीं तो तीसरा कौन, इस पर भी दिल्ली में मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि कांगड़ा और मंडी इन दोनों सीटों को लेकर भाजपा जल्द ऐलान कर सकती है।
रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी में कम से कम शिमला के टिकट पर फैसला हो सकता है। शिमला को लेकर खुलासा कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि इस समय कांग्रेस के लिए भी ये मैसेज देना बेहद जरूरी है कि भाजपा ने 2 टिकट फाइनल कर लिए हैं, तो 1-2 टिकट हम भी फाइनल कर लें। रोचक है, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी में ये मामला जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में इन पैनल को लेकर जब स्क्रीनिंग होगी फिर ये स्पष्ट होगा। जो 3-3 नाम पैनल में रखे गए, पिछले कल भी हमने अपने लाइव स्ट्रीम में स्पष्ट कहा था कि 3-3 नाम पैनल में रखे गए और 3 नाम वे कौन हो सकते हैं। जहां तक बागियों का मसला, अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जिस प्रकार से जयराम ठाकुर ने आज साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह स्पष्ट कर दिया कि बागियों को मान सम्मान दिया जाएगा, हम उन्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने भाजपा का साथ दिया, हम उनका साथ देंगे। अब ये काफी रोचक है, यहाँ पर 6 बागी हैं, क्या ये 6 के 6 बागी चुनाव जीत सकते हैं? केंद्रीय हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का इस पर विचार कर रहा है। अगर 6 के 6 चुनाव नहीं जीत सकते तो जीतने वाले जिताऊ चेहरे कौन है जो यहां पर टिकट देने के बाद जीत सकते हैं? क्योंकि जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा है मान सम्मान देंगे। अगर टिकट ना मिला तो उनको क्या मान सम्मान मिलेगा? क्या संगठन में उनको कोई कामकाज मिलेगा? क्योंकि 6 बागियों में जिस प्रकार के भाजपा का सर्वे शुरू हो गया कि कौन जीत सकता कौन नहीं जीत सकता, इतना लगभग साफ है कि कम से कम 2 बागियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। जिन 4 बागी नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, आखिर उनका क्या होगा? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करेंगे या उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाएगा आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, ताकि कम से कम वो एक जो उनका पर्सनल वोट है वो वोट वो ले सकें और सीधा चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला हो। यानी कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान को, बेशक लोकसभा का चुनाव है, इस समय केंद्रीय हाईकमान का पूरा फोकस तमिलनाडु में है, जहां पर एक आईपीएस अधिकारी को पार्टी का जिम्मा सौंपा गया है, उनको दायित्व दिया गया है। वेस्ट बंगाल जहां पर भाजपा ममता बनर्जी से लड़ रही है, महाराष्ट्र में जहां राज ठाकरे को अपने साथ मिलाकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है, या बिहार में जहां नीतीश को अपने साथ मिलाया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय हाईकमान का इस समय बेशक फोकस पूरी तरह से लोकसभा चुनावों पर है, बड़े बड़े राज्यों पर है, द्रविड़ की राजनीति पर है, दक्षिण भारत की तरफ है। लेकिन हिमाचल को भी केंद्रीय हाईकमान भूला नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर विधानसभा का उपचुनाव होता है तो इन 6 में से किन 2 को टिकट दिया जाए और किन्हें संगठन में शामिल किया जाए, ताकि उनको कम से कम यह आश्वासन दिया जाए कि आने वाले वक्त पे आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी की निकट भविष्य में सरकार बनती है, आपको मान सम्मान मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, फिर आप संगठन में काम कीजिए। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है बड़े स्तर पर कि कौन 6 में से 2 या 3 बंदे जीत सकते हैं, बागी नेता जीत सकते हैं। कौन 2 से 3 ऐसे नेता जो संगठन के लिए, भाजपा के लिए अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। ये ऐसे कौन हैं जिन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाए, आगे चलकर सरकार आती है तो एडजस्ट किया जाए? या ऐसे कौन है इनमें से जो नेता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के एक अपना, जो उनका अपना पर्सनल वोट है, जो अपना उनका चाहे कम वोट हो, वो वोट लेकर भाजपा की राह आसान कर सकते हैं? यानी कि भाजपा बड़े स्तर पर रणनीति बना रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ उपचुनाव होता है तो किस प्रकार से 6 की 6 सीटों को जीता जाए। उधर अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाए, जिस प्रकार से उन्होंने बागियों पर अटैक किया, जिस प्रकार से पहले दिन से उन्होंने बागी नेताओं को टारगेट किया, चाहे वो काले नाग की संज्ञा हो, चाहे कई तरह के आरोप लगाने की बात हो, मुख्यमंत्री पूरी तरह से ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ये वो 6 लोग हैं जो अपनी पार्टी के सगे ना हुए तो भाजपा के कैसे होंगे। मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर चुनावों में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे। एक मजबूत सरकार जिसने 68 में से 45 सीटें जीती थी, उस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, गिराने का प्रयास किया। क्या ऐसे बागी नेताओं को बड़े स्तर पर देश की राजनीति को स्थिरता प्रदान करने के लिए दल बदल विधेयक लाया गया, लेकिन इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन 6 बागियों ने सरकार को कमजोर कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए? इस बात को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता में जाएंगे और टारगेट बेशक बागियों पर होगा सीएम सुक्खू का, लेकिन
सही मायने में उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होगी। यानी अगर लोकसभा के साथ अगर ये चुनाव होता है बेहद रोचक होगा, लेकिन बागी चुनाव लड़ेंगे इस प्रकार का इशारा जरूर मिल रहा है। चाहे इंडिपेंडेंट आए या भाजपा से आए, जो ना आए वो बागी इतना भी तय हो गया कि संगठन के लिए काम करेंगे। क्योंकि जयराम ठाकुर का ये बार बार तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं कि आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम ठाकुर ने यह कहा कि बागियों को मान सम्मान दिया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह सचिव का दायित्व सौंपा है। एसीएस ओंकार शर्मा जिस प्रकार के धाकड़ अधिकारी हैं, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, अब उन्हें गृह सचिव का इस चुनावी बेला में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। और ओंकार शर्मा को लेकर एक बात कही जाती है, अपने सिद्धांतों के आधार पर अपना कामकाज करते हैं। उनकी कार्यशैली इस प्रकार की है, ना झुकते हैं ना डरते हैं, दबंग उनका पूरी तरह से एक उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा है। ऐसे में चुनावी बेला में जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और दूसरे महत्वपूर्ण विभागों में, यानी कि जो डायरेक्ट चुनावों से जुड़े हैं, ऐसी दोहरी जिम्मेदारी देखने वाले अधिकारियों को हटाया जाए और देश के 6 राज्यों समेत हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को अभिषेक जैन को भी पिछले कल हटा दिया गया। और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने 3 नाम केंद्रीय चुनाव को भेजे। वर्ष 1994 बैच के एसीएस ओंकार शर्मा, 1995 के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी नजीम और 1998 बैच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर ओंकार शर्मा की नियुक्ति के आदेश दिए। बाकायदे इसकी नोटिफिकेशन आज होगी। 3 पैनल्स के लिए भेजे गए थे। आज मुख्यमंत्री के सचिव राकेश शर्मा को भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पद से मुक्त कर दिया गया। उनसे यह कार्यभार वापस ले लिया गया क्योंकि वह भी मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहे हैं और उन्हें जीएडी दिया गया था। और जीएडी की बात की जाए तो जीएडी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अधिकार क्षेत्र में पूरी सरकारी मशीनरी आती है, चाहे मंत्री विधायकों मुख्यमंत्री के सरकारी वाहन हो, कोठियां हो, हेलीकॉप्टर हो। ऐसे में राकेश कंवर से भी जीएडी वापस ले लिया है। अब राज्य सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को 3 अधिकारियों का जीएडी के लिए, जीएडी सेक्रेटरी का के लिए नाम भेजे गए। इसमें भी एसीएस ओंकार शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी नजीम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार, ये 3 नाम भेजे गए। और माना ये जा रहा है चूंकि अब ओंकार शर्मा के पास रेवेन्यू है, उसके साथ साथ जल शक्ति है, ट्राइबल अफेयर्स हैं और अब उन्हें यहाँ पर होम का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में देवेश कुमार जो की वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर आते हैं, 98 बैच के अधिकारी हैं, उन्हें जीएडी मिल सकता है क्योंकि पहले भी जीएडी उनके पास रह चुका है। खुद वह राज्य चुनाव अधिकारी रह चुके हैं, जीएडी को कई वर्षों तक संभाल चुके हैं। इस आधार पर, इस मेरिट के आधार पर देवेश कुमार को चुनाव आयोग जीएडी का जिम्मा दे सकती है। इसी सत्र में हिमाचल प्रदेश में ड्रॉप आउट छात्रों पर फोकस रहेगा। ओपन स्कूलों में छात्रों के दाखिले व परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देना होगा। केंद्रीय शिक्षा विभाग से हिमाचल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। शिक्षा अधिकारी पढ़ाई से छूटे छात्रों का सर्वे करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स हेड को ड्रॉप आउट छात्रों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ चुके छात्र भी ओपन स्कूल में एग्ज़ाम दे सकेंगे। ओपन स्कूल में साल में 2 बार पढ़ाई करने को मौका मिलता है। हिमाचल में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बेहद कम है। फिलहाल ड्रॉप आउट छात्रों का वर्ष में 2 बार यानी कि अप्रैल व मई में और अक्टूबर व नवंबर में माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और व्यवसायी पाठ्यक्रम की अलग परीक्षाएं होती हैं। स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग व गाइडलाइन सेल अनिवार्य किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। वरिष्ठ शिक्षक सेल का होगा नोडल अधिकारी। एक अन्य शिक्षक को सेल का सदस्य बनाया जाएगा। स्कूलों में 9 विषयों पर छात्रों को गाइडलाइंस मिलेगी। इसमें मोटिवेशन स्पीच, कैरियर गाइडलाइंस, स्वच्छता का पाठ, नशे को लेकर जागरूकता, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल पर काउंसलिंग, आउटडोर इंडोर खेलों पर काउंसलिंग, देश व समाज के कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। डीसी, एसपी, एसडीएम व उद्योगपति इसमें लेक्चर देंगे। इसी सत्र से कैरियर व गाइडलाइन सेल पर जरूरी है। उपनिदेशक से शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट मांगी है।
आज एक महत्वपूर्ण बच्चों से जुड़ी खबर, क्योंकि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश समेत और ये तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके लिए बेहद जरूरी खबर है, क्योंकि सड़क पर जिस प्रकार से कॉटन कैंडी को बेचा जाता है और बच्चे उसे देखकर झपट पड़ते हैं, उसे लेने के लिए जिद करते हैं, उसके सैंपल बड़े स्तर पर फेल हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कॉटन कैंडल के सैंपल लिए गए थे, जो कि अधिकतर सैंपल फेल पाए गए हैं। इसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपमंडल नदौन के तहत बाजार से कॉटन कैंडल के सैंपल भरे थे। कॉटन कैंडल के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने से पता चला ये सभी सैंपल फेल पाए गए हैं। इतने नहीं, प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भरे सैंपल भी फेल हुए हैं। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी बनाने वालों पर नजर रख दी है। इन कंपनियों की तरफ छापेमारी की जा रही है। दुकानदारों को भी बता दिया गया है कि कॉटन कैंडल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। कॉटन कैंडी खाने का क्रेज बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और प्रदेश सरकार ने इसकी बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा लिया। ये दर्शकों से भी अपील रहेगी, जहां कहीं भी आपको कॉटन कैंडल बिक्री करता हुआ कोई व्यक्ति दिखे, आप अपने बच्चों को दूर रखें और इस प्रकार के लोगों को बिक्री से रोकें, खासकर अपने बच्चों को समझाएं। क्राइम की बात करें तो शिमला में आत्महत्या के आज 2 मामले आए। शिमला में आत्महत्या के इन दोनों मामलों को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात शुरू कर दी। पहला मामला केल्टी में 25 वर्षीय युवक के फंदा लगाने का सामना आया, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का निवासी है। शिमला में वह अपने माता पिता के साथ रहता था। वहीं दूसरा मामला ढली में हुआ। 40 साल की एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इन दोनों मामलों में सबों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल अभी दोनों मामलों में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एक अश्लील वीडियो भेजने का मामला भी सामने आया। शिमला में महिला के साथ उसके देवर द्वारा अश्लील वीडियो और फेसबुक पर गंदी बातें लिखने की बात सामने आई। महिला थाने में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पता चला है कि शिमला में भाभी ने अपने देवर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया कि देवर ने ही अपनी भाभी का अश्लील वीडियो बनाया और उसे जगह जगह भेजा, उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसे पूरी तरह से हर जगह भेजकर भाभी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने शिमला के महिला थाने में देवर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने फिलहाल विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और साथ हम भी ये आपको बिल्कुल इस अपने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको ये निवेदन करेंगे कि ऐसा कोई भी वीडियो आता है उसे तुरंत डिलीट कर दें, उसे आगे बिल्कुल ना फैलाएं, उसे डिलीट कर दें, क्योंकि इस प्रकार की भाभी हम सभी की माँ बहन हो सकती है, हमारे परिवार का हिस्सा हो सकती है। और इस खबर को दिखाने का हमारा आपके साथ मनसा भी है कि इस प्रकार की कृत्यों पर, इस प्रकार की अश्लीलता पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है, ताकि पूरे देश में पहली बार 401 प्रकार के सिड्डू बनाए गए हैं। आज से पहले 10 से 15 प्रकार के सिड्डू बनाए गए थे, लेकिन आज शिमला के पीट रोड में 401 अलग अलग प्रकार के सिड्डू बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। जल्द ही लोगों को इसकी रेसिपी भी बताई जाएगी और इसकी मेजबानी नंदलाल शर्मा कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश HPTDC के DGM हैं। हिमाचल प्रदेश की शेफ एसोसिएशन इसका आगाज कर रही है। नंदलाल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के कई अधिकारी भी सम्मिलित हुए। HPTDC के MD राजीव कुमार आए, उन्होंने भी शेफ एसोसिएशन के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संभवतः इस प्रकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के व्यंजनों को देश प्रदेश में ख्याति मिलेगी। अगर मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 मार्च तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 24 को भी अनेक स्थानों पर मौसम खराब रहेगा। 25 को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, यानी कि आने वाले मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में, निचले इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।